देखो, जब इलेक्शंस होते हैं ना तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एमपी या एमएलए का इलेक्शन लड़ना है तो आपको नॉमिनेशन फाइल करना होगा, राइट? ओके, अब जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे तो आप बनेंगे क्या? आप कैंडिडेट बनेंगे ना, बोलते ना कि ये एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है। जब हमें आज़ादी मिली तो उस टाइम पे हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था गरीबी, ठीक है? तो नेहरू जी उस टाइम पे पीएम थे, तो नेहरू जी को लगा कि जो जमींदारी सिस्टम है ना, क्योंकि जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2000 एकड़ ज़मीन है। तो अगर हम जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर देते हैं, 1967 के बाद एक चीज़ बहुत फेमस हो गई। क्या? एक पर्सन थे दयालाल, उन्होंने क्या किया, वो कांग्रेस में थे पहले और कांग्रेस को छोड़ के वो जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है? कुछ ही टाइम के बाद उनको लगता है कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, फिर से वो जनता पार्टी से कांग्रेस में आते हैं और फिर 9 घंटे बीतते हैं, फिर उन्हें लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है और फिर से वो जनता पार्टी में जाते हैं। राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? हम ये पढ़ने क्यों वाले हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जो पहला फीचर था हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? तो उसमें हमने पार्ट्स के बारे में देखा था थोड़ा सा कि पार्ट्स के अंदर कैसे आर्टिकल्स को अरेंज किया जाता है। अब पार्ट्स और आर्टिकल्स को डिटेल वे में हम चैप्टर वाइज देख लेंगे लक्ष्मीकांत में, बट शेड्यूल्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो पहले शेड्यूल्स को देख लेते हैं। देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें टोटल 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है? बट अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक? तो एक एक शेड्यूल्स करके हम देख लेते हैं। पहला शेड्यूल जो है वो क्या है? स्टेट्स और यूटी शेड्यूल करता है, ठीक है? स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यूटीज एंड देयर एक्सटेंट, ठीक है? स्टेट्स के बारे में यहाँ पे लिखा होगा टोटल अभी जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स के बारे में गिवन है, प्लस उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, मतलब ये है कि अगर किसी स्टेट में कोई लॉ बनता है तो वो कितने टेरिटरी तक फॉलो किया जाएगा, ठीक है? यूटीज की अगर बात करें, यूटीज एंड देयर एक्सटेंट, तो यूटीज जो है वो उनकी बाउंड्री के बारे में, ठीक है? तो ये सारा इस शेड्यूल में गिवन है, फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल जो आता है वो डील करता है इमोल्यूमेंट से। इमोल्यूमेंट्स का मतलब है सैलरी, ठीक है? भारी भरकम शब्द दिए हुए हैं तो उनसे घबराइएगा नहीं। इमोल्यूमेंट्स का मतलब है सैलरी। सेकेंड है अलावेंसेस। अलावेंसेस जैसे आप जॉब करें ना तो उसमें क्या होता है ना कि ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है ना, कि आप ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो वो उसका कुछ पैसा आपको मिल जाता है सैलरी के साथ साथ, तो वो अलावेंसेस हैं, ठीक है? तो उनकी वो इसमें दिया हुआ है। प्लस प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस का मतलब है स्पेशल राइट्स, ठीक? तो सेकेंड शेड्यूल में सैलरी के बारे में बात की गई है, अलावेंसेस के बारे में बात किया गया है और प्रिविलेजेस के बारे में बात किया गया है, बट किसके? तो किसकी बात की है? पहला तो प्रेसिडेंट की, दूसरा गवर्नर की, सेकेंड स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है? और स्पीकर कहाँ होता है? सेंटर की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा होता है वहाँ पे स्पीकर होता है, ठीक है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा में। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है? तो इन दोनों की सैलरी का प्रोविजन सेकेंड शेड्यूल में है, ठीक? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ये दोनों की सैलरी का प्रोविजन सेकेंड शेड्यूल में है। और कहाँ पे पाए जाएंगे ये? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके? नेक्स्ट है जजेस की सैलरी, ठीक है? जजेस चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, इसका प्रोविजन भी सेकेंड शेड्यूल में ही है। नेक्स्ट आता है आपका कैट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इनकी सैलरी का प्रोविजन भी सेकेंड शेड्यूल में गिवन है, ठीक? अब नेक्स्ट आता है आपका थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या है? थर्ड शेड्यूल में बात की गई है ओथ्स और अफर्मेशंस की, शपथ की, ठीक है? अगर ये लोग अगर शपथ लेते हैं तो उसका प्रोविजन यहाँ दिया होगा थर्ड शेड्यूल में, ठीक? अब देखते हैं किसकी शपथ के बारे में हम बात करते हैं, किसकी शपथ इसमें इंक्लूड की गई। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे छूट गई है, जो सेकेंड शेड्यूल है ना उस पर आपने नोटिस किया होगा वाइस प्रेसिडेंट को इंक्लूड नहीं किया है और ना ही अटॉर्नी जनरल है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट को क्यों नहीं इसमें ऐड किया है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की जगह हमने यहाँ पे देखो चेयरमैन लिख रखा है ना? राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? तो वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी ना मिलकर चेयरमैन की सैलरी मिलती है, इसलिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को इंक्लूड नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल को भी इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखें, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं ओथ्स एंड अफर्मेशंस पे। तो ओथ्स एंड अफर्मेशन
किस किसके बारे में बात करता है? पहला तो बात करता है कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। देखो, जब इलेक्शंस होते हैं ना तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको MP या MLA का इलेक्शन लड़ना है तो आपको नॉमिनेशन फाइल करना होगा, राइट? ओके, अब जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे तो आप बनेंगे क्या? आप कैंडिडेट बनेंगे ना। बोलते ना कि ये एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है ना, उसको हमें वोट देना है, तो आप कैंडिडेट होंगे उस टाइम पे। लेकिन जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी ओथ लेनी पड़ेगी, कुछ शपथ लेनी पड़ेगी कि आप आगे जाके, क्योंकि MP या MLA बनने वाले हो, ठीक है? तो एक तो यहाँ पे आपको ओथ लेनी पड़ती है, ठीक। सेकंड क्या होता है, जब ये बंदा यहाँ से जीत के MP या MLA बन जाता है तब क्या होता है, तब भी ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है? और इसी MP या MLA को मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है? तब भी ओथ लेनी पड़ती है। और ये दोनों लेवल पे होगा, चाहे सेंटर की बात करें या स्टेट की बात करें, ठीक। तो 3 लेवल पे ओथ है। एक तो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जब वो इलेक्शन के लिए लड़ने जा रहा है या नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है। सेकंड, जब वो MP या MLA बन चुका है तब ओथ लेनी पड़ेगी। थर्ड, जब वो मिनिस्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा है तब उसे शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये तीनों लोगों की ओथ का प्रोविजन 3rd शेड्यूल में गिवन है, ठीक। प्लस और किसका प्रोविजन है, तो और प्रोविजन है जजेस का, और वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, दोनों की जो ओथ का प्रोविजन है यहीं पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है CAD, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके ओथ का भी प्रोविजन यहीं पे गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली है कि इसमें ना तो प्रेसिडेंट को इंक्लूड किया गया है और ना ही गवर्नर को, ठीक है? और ना ही वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है? तो इनकी ओथ के लिए अलग से आर्टिकल्स गिवन हैं, इसलिए इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है? ओके, तो अब जो 4th शेड्यूल है ना वो किससे डील करता है? 4th शेड्यूल एक्चुअली डील करता है सीट्स इन राज्यसभा से। अब ये क्या है, देखो, राज्यसभा में MPs होते हैं, ठीक है? सांसद होते हैं। अब वो सांसद कहाँ से आते हैं? डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट UTs के सांसद होते हैं। तो हर अलग स्टेट में या हर UT में कितने MP ऐसे होंगे जो राज्यसभा में जाएंगे, ठीक है? मतलब अगर हम स्टेट की बात करें, मान लीजिए UP की बात करें, तो UP के कितने MP राज्यसभा में होंगे, या MP के कितने MP, सॉरी मध्य प्रदेश की यहाँ बात हो रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, ठीक है? MP के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में जाएंगे, या महाराष्ट्र के कितने MP जाएंगे, ठीक है? ये चीज़ें हैं। या फिर UT की बात करें तो जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो यहाँ से कितने MP राज्यसभा में चुने जाएंगे, ये यहाँ पे इसका प्रोविजन 4th शेड्यूल में गिवन होगा, ठीक है? सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड UTs। अब नेक्स्ट जो 5th प्रोविजन है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो, इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे और वो भी उन स्टेट्स में कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ जैसे कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत पाए जाते हैं, ठीक है? ये शेड्यूल्ड एरियाज हैं वो, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो जो एरिया होगा ना वो डेंस होगा इन लोगों से, SC/ST से, तो इनका प्रोविज़न थोड़ा अलग होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है? तो ये जो हमने डाला है इसको हमने 5th शेड्यूल में डाल दिया, ठीक है? अब 6th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक। अब ये ट्राइबल एरियाज यहाँ पे हमने आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को लिया है। ये नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स हैं, ठीक है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स बहुत हैं, ठीक। तो इन एरियाज को हमने 6th शेड्यूल में डाला है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें फोकस करना होता है, ठीक। ओके, अब 7th है फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट क्या है? देखो, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है। कैसे? मान लो इंडिया में कुछ हमें नियम लाने हैं, ठीक। तो पार्लियामेंट कौन से सब्जेक्ट पे नियम कानून बनाएगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किन किन सब्जेक्ट्स पे नियम लेकर आएगा, या कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे यूनियन और स्टेट दोनों वर्क कर सकता है। तो उस चीज़ को डिसाइड फाइनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, 3 लिस्ट में इसको बांट दिया, ठीक है। अब जो यूनियन लिस्ट है इसमें हमने टोटल 98 सब्जेक्ट्स डाल दिए, ठीक है। पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 97 सब्जेक्ट्स थे, अब 98 हो गए हैं। अब इसमें हमने क्या किया, उन सब्जेक्ट्स को डाल दिया जो इंडियन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे करेंसी की बात करें तो करेंसी पे कभी भी नियम स्टेट लेजिस्लेशन नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। डिफेंस की बात करते हैं या फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं तो वो सारा सब्जेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट की बात करें तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, तो ये सारा स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। स्टेट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स डाले हमने, 59,
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 66 थे, ठीक है, उनको हमने थोड़ा सा कम किया है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें अगर, तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जिस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है, ठीक है। ये तीसरी लिस्ट होगी हमारी, इस पे टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फेडरल लिस्ट में क्या है, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन जिस पे सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है, मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जिस पे केवल स्टेट लॉ बनाएगा, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब जो 8th शेड्यूल था हमारा, वो था लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखो, जो ओरिजिनली जितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया था संविधान ने, वो थी 14, ओके। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ। अब प्रेजेंट की अगर बात करें तो टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब जो 14 लैंग्वेजेस थी वो कौन कौन सी थी, तो पहले थी आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड उड़िया, ठीक है। इसको भी हम बता रहे हैं क्या है ये, उड़िया, ठीक। अब ये टोटल 14 लैंग्वेजेस हैं जो ओरिजिनली संविधान ने रिकॉग्नाइज कर ली, ठीक है, ओरिजिनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बट उसके बाद 4 अमेंडमेंट हो चुके हैं। पहला अमेंडमेंट है 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। अब इस एक्ट के थ्रू हमने सिंधी को ऐड किया, ठीक है। 71st अमेंडमेंट जो था 1992 का, इसके थ्रू 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई, जो है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 92nd अमेंडमेंट जो हुआ 2003 का, उसके थ्रू 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। 96 अमेंडमेंट जो हुआ 2011 का, उसके थ्रू हमने क्या किया, हमने किसी लैंग्वेज को ऐड नहीं किया, हमने क्या किया, जो एक लैंग्वेज ऑलरेडी थी उड़िया, इसकी सिर्फ स्पेलिंग चेंज की, ठीक है। उड़िया को हमने क्या कर दिया, उड़िया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, उड़िया को हमने उड़िया कर दिया, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ को करने के लिए हमने 96 अमेंडमेंट किया था, ठीक। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, है ना। कोई छोटा मोटा एग्जाम है तो जस्ट एरिया लैंग्वेजेस को और उसमें टिक करना है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट दे दिया, ठीक। अब स्टेटमेंट में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी, जैसे नेपाली लोग भूल जाते हैं, है ना। ये होता है कि यार ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली कैसे हो सकती है, ठीक है, बट नेपाली है, तो नेपाली को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है उर्दू को, ठीक है। संस्कृत को याद रखना है, ठीक। संस्कृत लैंग्वेज है, इसमें उर्दू भी है और नेपाली भी है, ठीक है। कई बार इसमें आ जाता है कि क्या इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज में है, इसमें 8th शेड्यूल में, जो हमारा 8th शेड्यूल है, क्या उसमें इंग्लिश है, इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया है संविधान ने, तो नहीं, ठीक है। इंग्लिश 8th शेड्यूल में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। अब जो 9th शेड्यूल डील कर रहा था, वो कर रहा था लैंड रिफॉर्म से। अब ये लैंड रिफॉर्म क्या है, देखो 9th शेड्यूल में ऐसे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस थे जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, ठीक है। बट जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या था ना, जब हमें आज़ादी मिली तो उस टाइम पे हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था गरीबी, ठीक है। तो नेहरू जी उस टाइम पे पीएम थे, तो नेहरू जी को लगा कि जो जमींदारी सिस्टम है ना, क्योंकि जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2000 एकड़ ज़मीन है। तो अगर हम जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर देते हैं तो क्या होगा कि जो इतनी ज़्यादा ज़मीन इकट्ठा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों में, ठीक है। बट अगर हमने ऐसा किया तो होगा क्या, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 31 हमें राइट टू प्रॉपर्टी देता था, है ना। तो अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम किसी की लैंड को छीन कर डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, तो वो उसके पास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। क्यों, क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेहरू जी ने बीच का रास्ता निकाला, और वो क्या था, वो फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए, और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी रेगुलेशंस और ऐसे एक्ट थे जो लैंड रिफॉर्म से डील कर रहे थे या फिर
जमींदारी सिस्टम के अबॉलिशन से डील कर रहे थे, उन सब को इन्होंने 9th शेड्यूल में डाल दिया, ठीक है। और पार्लियामेंट के जो अदर एक्ट्स थे, कुछ अलग इस टाइप के मैटर से रिलेट कर रहे थे, उनको भी इन्होंने 9th शेड्यूल में डाल दिया। और उन्होंने बोला क्या, देखो ये जो एक्ट्स है ना, जो हम 9th शेड्यूल में डाल रहे हैं, इनको जुडिशरी टच नहीं कर सकते या इन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब ये है कि अगर हम लोगों की ज़मीनें छीन रहे हैं तो जस्ट बिकॉज कि उनका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है वो कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। बट ये चीज़ें कब तक चलनी थी, उसके बाद टाइम आता है 1973 का, और यहाँ पे आता है आपका केशवानंद भारती केस। इस केस को हम फंडामेंटल राइट केस भी बोलते हैं। केशवानंद भारती एक्चुअली एक मठ था, उसके ये ओनर थे। 500 एकड़ के आसपास इनके पास ज़मीन थी, तो इनकी ज़मीन जब छीनी गई तो इन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसी से ना धीरे धीरे काफ़ी टाइम तक चीज़ें चला करी। जैसे क्या होता था कि डिसीजंस दे देते कोर्ट्स, और बार बार उस डिसीजन को, मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। और देखो जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर था। तो 1973 में केशवानंद भारती केस आया और उसमें उन्होंने बोला कि देखो ठीक, तो 1973 का जो जजमेंट आया ना, उसके थ्रू ये बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है ना। जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अगर नींव ही हिल जाएगी तो देश कैसे चलेगा। तो संविधान में मतलब क्या है, तो इसलिए अपनी औकात में रहो। और ऐसा कोई भी एक्ट या ऐसा कोई भी रेगुलेशन अब ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया या आप एक 9th शेड्यूल नाम की कोठरी में बंद कर रहे हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। तो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, ऐसा कोई भी एक्ट जो इसमें पड़ा हुआ है वो जुडिशरी की नज़रों से भी नहीं बच पाएगा, ठीक है। तो ये था 9th शेड्यूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ पे डिफेक्शन का क्या मतलब है, डिफेक्शन का मतलब है दल बदल कानून, ठीक है। दल बदल, देखो होता क्या था ना, ये क्यों आया, क्योंकि ये एक अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। हमने देखा था कि शेड्यूल्स स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 8, उसके बाद शेड्यूल ऐड हुए। तो 9th आया है फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 1951 में, 10th आया है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। अब ऐसा हुआ क्यों, देखो 1967 के बाद एक चीज़ बहुत फेमस हो गई, क्या 1967 के बाद एक पर्सन थे गयालाल। उन्होंने क्या किया, वो कांग्रेस में थे पहले और कांग्रेस को छोड़ के वो जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कुछ ही टाइम के बाद उनको लगता है कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, फिर से वो जनता पार्टी से कांग्रेस में आते हैं। तो फिर 9 घंटे बीतते हैं, फिर उन्हें लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है और फिर से वो जनता पार्टी में जाते हैं। फिर उन्हें लगता है यार ठीक तो नहीं हो रहा है, फिर से वो कांग्रेस में आते हैं। तो इन्होंने 2-3 बार लगभग ये काम किया और एक ही दिन में, ठीक है। तो फाइनली कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई गई और कांग्रेस की मीटिंग में जो उस टाइम पे माइक पे बोल रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि जो गयाराम थे ना वो अब आयाराम हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्रेज़ बहुत ज़्यादा चल गया, एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, वो लाइन थी आयाराम गयाराम, आयाराम गयाराम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दल बदल। एक्चुअली होता है क्या ना कि बहुत सारे पार्टी के लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदते हैं, फिर दूसरी पार्टी से पहली पार्टी में कूदते हैं या दूसरी से तीसरी में कूद गए, ठीक है। तो ये करते रहते हैं। तो ये एक लेवल पे होना चाहिए, है ना, क्योंकि बार बार अगर ऐसा होता रहा तो ना तो कोई सरकार स्टेबल रह जाएगी और ना ही गवर्नमेंट का कोई सिस्टम स्टेबल रह जाएगा, या फिर कह सकते हैं ना ही कोई पार्टी स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो इसलिए एक नियम बनाया गया और वो था एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं कि कोई मेंबर जो है वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरे में नहीं जा सकता, जा सकता है, बट उसके भी कुछ नियम हैं, ठीक। और वो नियम क्या हैं वो हम आगे चैप्टर्स में डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ थी। तो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू आया एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब ये है कि अगर कोई मेंबर एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है और प्रॉपर रूल्स को नहीं फॉलो करता है, तो वो अगर MP है या MLA है
वो अपने पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ना तो वो एमपी बचेगा और ना ही वो एमएलए बचेगा। ठीक है, तो ये है 10 एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, अब जो 11th शेड्यूल है वो डील करता है पावर्स, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ठीक है, और 12th शेड्यूल डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज से। अब ये क्या है, देखो 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, पहला सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा है लोकल लेवल। ठीक है, एक सेंट्रल लेवल पे जैसे पीएम होते हैं, पार्लियामेंट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें, जैसे पीएम है, प्रेसिडेंट है। उसी तरह से स्टेट लेवल पे आपके सीएम होते हैं, गवर्नर होते हैं। अब लोकल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे चलती है? लोकल लेवल पे 2 चीज़ें हैं, पहला अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यहाँ लिखते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और दूसरा है रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट में म्यूनसिपैलिटीज आती हैं और रूरल लोकल गवर्नमेंट में पंचायत आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब 11th पार्ट जो हमारा 11th शेड्यूल जो हमारा डील करता है वो डील करता है पंचायत की पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। ठीक, अब इसमें टोटल मैटर्स हैं 29। अब ये मैटर्स क्या हैं, देखो पंचायत में जैसे है ना कि वर्क क्या क्या रहेंगे, जैसे हम बात करें कि सैनिटेशन, सफाई का, ठीक है, सफाई की बात कर लें, या फिर लाइट की बात कर लें, जो रोड लाइट्स होती हैं ना उनकी बात कर लें, तो इस तरह से टोटल मिला के 29 मैटर्स हो जाएंगे जिससे पंचायत डील करेंगे। ठीक है, अब ये भी अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो किस अमेंडमेंट के थ्रू आया है? ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड हुआ है। ठीक है, लेकिन जो 12th अमेंडमेंट है वो ऐड हुआ है 12th शेड्यूल हमारा 74th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, और ईयर सेम है 1992। ठीक है, इसमें टोटल मैटर्स कितने हैं? 18 मैटर्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो टोटल हमने कितने शेड्यूल्स देखे? टोटल हमने देखे 12 शेड्यूल्स। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 शेड्यूल्स थे, बाकी हमने 4 ऐड किए थे। अब जो शेड्यूल्स है ना उसको याद करने की एक ट्रिक होती है। ठीक है, ट्रिक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टी फॉर टेरिटरीज, ई फॉर इमोलमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशंस और ओथ, R for Rajya Sabha, O for other S for scheduled areas, O for other scheduled areas, F for federal list, ठीक है, O for official languages, L for land reform, P for PM, P for पंचायत and M for municipalities। ठीक है, ये टोटल 12 शेड्यूल्स हैं जिसकी ये ट्रिक गिवन है। ठीक है, तो आप अगर लर्न करना हो तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।